महास्थिबिर जातक अध्याय 17। गुस्से से मेरा सारा शरीर जल रहा था। मैंने सुवर्णा का हाथ झटके से पीछे हटा दिया और बोला, जा जा, जो पैसे एक बार दे चुका हूं उन्हें वापस लेकर मैं कालीघाट का कुत्ता नहीं बनना चाहता। सुवर्णा ठिठक गई और स्थिर नजरों से मेरा चेहरा ताकने लगी। फिर बहुत ही रुआंसे स्वर में बोली, तो तू मुझे यहां से छुड़ाकर नहीं ले जाएगा? मैंने देखा उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर आई थीं। आह, किसी विक्षिप्त की आंखों में जिसमें आंसू देखे हैं, बस वही उस पीड़ा को जानता है। मैंने कहा, नहीं नहीं रे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। देखना, मैं तुझे यहां से पक्का छुड़ा ले जाऊंगा। पहले जरा घर का इंतजाम तो कर लो। सुवर्णा फुसफुसाते हुए बोली, तो फिर रात के वक्त चुपके से आना और खिड़की से मुझे आवाज देना, मैं भाग जाऊंगी। चाबी तेरे पास ही है ना? अगले दिन से एक नया खेल शुरू हो गया। रोज रात के 8-9 बजे मैं एक बार सुवर्णा की खिड़की पर जाकर उसे बता आता, घर पक्का हो गया है, कल फर्नीचर का ऑर्डर दूंगा, बस खाना बनाने वाला अच्छा आदमी नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह। हमारा ये आज़ाद करने का खेल जब पूरी तरह जम चुका था, तभी एक दिन परम मुक्तिदाता मृत्यु आए और उसे हमेशा के लिए आज़ाद करके ले गए। वादा करके भी मैं सुवर्णा को वहां से नहीं निकाल पाया। इस जीवन की यात्रा में उसका गुनहगार ही बना रह गया। हर साल के आखिर में उम्र ज्यादा हो जाने के कारण 2-4 लड़के हमारा स्कूल छोड़कर बॉयज स्कूल यानी बड़े लड़कों के स्कूल चले जाते थे। उनकी कमी खलती तो थी, पर मैं खुद अपने जीवन के उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता था। बड़े भाई कहते थे, जब तक लड़कों वाले स्कूल में न जाओ तब तक हाथों का पानी शुद्ध नहीं होता, यानी इंसान बड़ा नहीं होता। मैं सोचता था, कब वो दिन आएगा, कब मेरे हाथों का पानी शुद्ध होगा। 6 साल बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई। पिताजी ने स्कूल से ट्रांसफर दिलवाने के लिए हेडमास्टर साहब को चिट्ठी लिखी। मास्टर साहब को वो चिट्ठी सौंपने के बाद मैं स्कूल के हर कमरे, हर कोने अंतरे और उन बड़े बड़े दरख्तों के पास जा जाकर उन्हें विदाई देने लगा। आखिर में एक कोने में जाकर बैठ गया। ये वही जगह थी जहां बैठकर मैं और प्रभात अक्सर कविताएं पढ़ा करते थे। वो 6 महीने पहले ही दूसरे स्कूल जा चुका था। वहां अकेले बैठे बैठे स्कूल के उन 6 बरसों की तमाम अजीबोगरीब यादें तस्वीरों की तरह मन में उभरने लगी। यहां मैंने दुख तो बहुत झेले थे, पर सुख भी कुछ कम नहीं मिला था। फिर धीरे से उठकर मैंने दीवार पर पेंसिल से लिखा, है स्कूल, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चला। अपने दोस्त को याद रखना भाई। इति स्थबिर। अभी नाम पूरा लिखा भी नहीं था कि तभी किसी की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। हे, वहां क्या लिख रहे हो? पीछे मुड़कर देखा तो सुल्ता थी। सुल्ता बेहद खूबसूरत थी। वो मुझसे करीब 2 साल बड़ी रही होगी। 6 साल तक हम साथ पढ़े थे। इतने लंबे अरसे में न तो कभी हमारी बहुत ज्यादा अनबन हुई और न ही कभी गहरी दोस्ती। सुल्ता को शायद लगा था कि मैं स्कूल की दीवार पर कोई गंदी बात या किसी दुश्मन के लिए गाली लिख रहा हूं। वो बड़े सख्त चेहरे के साथ आगे बढ़ी और लिखे हुए को पढ़ने लगी। जैसे ही उसने वो पढ़ा, उसका चेहरा एकदम नरम पड़ गया। वो बोली, तू क्या स्कूल छोड़ रहा है? सच में भाई, इतने साल एक जगह हम कितने अच्छे से थे, तू कहाँ चला जाएगा और शायद फिर हमें याद भी नहीं रखेगा। सुल्ता की आंखों में तब तक आंसू आ गए थे। उसने भावुक होकर मेरा एक हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी, तू ही मुझे भूल जाएगा। मैंने कहा, कभी नहीं, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। सुल्तान ने फिर कहा, स्कूल छोड़ रहा है तो क्या हुआ, कल से रोज हमारे घर आना। बोल, आएगा? आऊंगा, वादा कर। वादा रहा। जहां मुझे ज्ञान की पहली रोशनी मिली, जहां सुख दुख के अनगिनत अनुभवों के साथ मेरे जीवन नाटक का पहला अंक खिला गया, उस स्कूल को विदा, हमेशा हमेशा के लिए विदा। लड़कियों वाला स्कूल छोड़कर मैं और अस्थिर डफ साहब के स्कूल में भर्ती हो गए। नीमातला घाट स्ट्रीट की जिस खंभों वाली इमारत में अब जोड़ा बागान पुलिस चौकी है, उसी इमारत में पहले डफ कॉलेज हुआ करता था। हेदो तालाब के किनारे स्थित जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन और डफ कॉलेज को मिलाकर ही आज का स्कॉटिश चर्च कॉलेज बना है। हमारे समाज के एक सज्जन महाशिक्षक थे। उनके साथ हमारे परिवार की काफी नजदीकी थी, इसलिए पिताजी ने हम दोनों को डफ स्कूल में दाखिल करा दिया। लड़कियों वाले स्कूल से यहां आकर मैं तो जैसे हक्का बक्का रह गया। वहां चाहे जितने भी जुल्म हुए हों, पर उस माहौल में एक किस्म का अपनापन और घरेलू एहसास था। यहां तो सब कुछ उसके ठीक उलट था। यहां विशाल इमारत, बड़े बड़े कमरे और एक एक क्लास में 100-150 लड़के। और वे लड़के भी कैसे! हमने भी 2-4 अपशब्द सीख रखे थे, पर साल 6 महीने में बड़ी सावधानी से सिर्फ करीबी दोस्तों के बीच ही उन्हें बोलने की हिम्मत जुटा पाते थे। यहां देखा कि लड़के दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़े होकर नीचे खड़े अपने दोस्तों से सरेआम उसी अभद्र भाषा में चीख चीख कर बातें कर रहे हैं। ऊपर से अलग अलग मिजाज के मास्टर साहिबान, एक एक तो जैसे साक्षात यमदूत। पीट पीट कर अधमरा भी कर दें तो कोई आह तक भरने वाला नहीं था।
ये सब देख सुनकर मैं ऐसा सहम गया कि अगले 6 महीने तक मुंह से आवाज तक नहीं निकली। सबसे ऊंची श्रेणी फर्स्ट क्लास थी और सबसे निचली 9th क्लास। ये 9वीं कक्षा भी A, B और C इन 3 हिस्सों में बटी हुई थी। इसमें हम कुछ अंग्रेजी शब्दों के मतलब सीखते थे, अंग्रेजों के लिखी हुई जीवनियाँ, इंग्लैंड के इतिहास का थोड़ा हिस्सा, आधी झूठी और आधी गलतियों से भरी हिंदुस्तान की एक इतिहास की किताब, कुछ भूगोल, यूक्लिड की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, थोड़ी बीजगणित यानी एल्जेब्रा, थोड़ा अंकगणित यानी एरिथमेटिक और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। लड़कों के स्कूल में बांग्ला पढ़ाना तो समझिए ना के बराबर ही था। कहाँ किस देश में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने बाप से कौन सी सच बात कही थी, या नेल्सन नाम के किसी अंग्रेज शूरवीर ने बचपन में अपनी दादी के मुंह पर क्या ढिठाई की थी। इनके सटीक विवरण में जरा सी चूक होने पर इस देश के बालकों की पीठ को कोड़ों से क्यों लहूलुहान किया जाता था, इसका तर्क या न्याय भला क्या था। जबकि शंकर, कुमारिल, कल्हण या वाचस्पति मिश्र कौन थे, ये पूछने पर देश भर में सन्नाटा पसर जाता। गुलामी का कीड़ा हमारे राष्ट्रीय जीवन की जड़ों को खोखला कर रहा है, किसे दोष दें। खैर, लड़कियों वाला स्कूल छोड़ते वक्त दुख तो हुआ था, लेकिन उसके पीछे एक छोटी सी खुशी भी छिपी थी कि चलो इतने दिनों बाद अब जाकर हाथों का पानी शुद्ध होगा। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये लड़का लड़कियों के स्कूल में पढ़ता है। अब बिना किसी झिझक के कह सकूंगा डफ कॉलेज में पढ़ता हूं। मगर यहां आते ही समझ आ गया कि वो स्कूल कहीं ज्यादा बेहतर था। हालांकि यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई खास बोझ नहीं था, उस लिहाज से मैं बिल्कुल बेफिक्र और आज़ाद था। हमारी क्लास में 100 से भी ज्यादा लड़के थे। रोजाना हर किसी से सबक सुनना मुमकिन ही नहीं था। महज 25-30 लड़कों की बारी आते आते पीरियड ही खत्म हो जाता। 5 घंटों में 5 अलग अलग मास्टर आते थे और उनमें से हर एक का मिजाज निराला था। उनमें से एक दो तो अक्सर ऐसी बातें कह जाते थे जो एक शिक्षक तो क्या, किसी सभ्य इंसान के मुंह से शोभा नहीं देती। ऐसी अश्लील बातें मैंने आज तक नहीं सुनी थीं। बात बात पर बैंत बरसाए जाते और कभी कभी तो पूरी क्लास की थोक भाव में पिटाई कर दी जाती। उन घंटों में बस शोर शराबा और हुड़दंग होता था, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं। ऊपर से हफ्ते में 2-3 दिन टमरी साहब का आगमन होता था। इन टमरी का पूरा नाम अलेक्जेंडर टमरी था। वे शायद नस्ल से यहूदी थे, लेकिन थे पक्के विलायती। कद छोटा सा था और चेहरे पे लंबी गलमुच्छें थीं। ये महाशय कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो भी थे। टमरी क्लास में घुसते ही बांग्ला में पूछते, मास्टर महाशय, क्या यहाँ कोई बदमाश लड़का है जिसे बैंत लगाने की जरूरत है। जिस लड़के पर मास्टर का गुस्सा होता उसे सांप के साथ जाना पड़ता था। टमरी इसी तरह क्लास दर क्लास घूमकर लड़के जमा करते और फिर उन्हें हॉल में ले जाकर बैंत से पीटते थे। क्लास में बैठे बैठे हमें उनकी चीखें सुनाई देती थीं और हमारे बदन से पसीना छूटने लगता था। यहाँ के बाकी हर शिक्षक, यहाँ तक कि बाइबल पढ़ाने वाले भी टमरी साहब के ही छोटे संस्करण थे। और टमरी के जो अवतार थे वे वही हमारे पारिवारिक मित्र थे जिन्होंने हमें यहाँ दाखिल करवाया था। यहाँ भी अमीरी और रसूख का बोलबाला यानी कांचन कॉलोनी बहुत ज्यादा था। हमारे साथ कलकत्ता के नामी गिरामी रईस घरानों के 10-12 लड़के पढ़ते थे। वे मास्टरों के मुंह पर ही कह देते, टमरी साहब मुझे मारकर तो देखें, कितने बड़े बाप के औलाद हैं, मजा चखा दूंगा। शिक्षक उनकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देते थे। हमारे इन पारिवारिक मित्र का नाम श्याम बाबू था। इनका तो सारा दिन बस क्लास क्लास घूमकर लड़कों को पीटने में ही बीतता था। पीटते पीटते कभी कभी तो उन पर खून सवार हो जाता था। मैंने देखा है कि उनके हाथों पिटने के बाद कई लड़कों को अपने 2-4 दोस्तों के कंधों पर लदकर घर लौटना पड़ता। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।